हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार एएनएम की परमानेंट सर्विस जॉब नौकरी जल्द ही आने वाली है। और इस वैकेंसी के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। 2 जनवरी 2026 से क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप लोग को सभी सब्जेक्ट्स के नर्सिंग के सभी सब्जेक्ट के थ्योरी क्लास मिलेंगे, ऑनलाइन क्लास होंगे। और ये फिर आपको बाद में जो फ्री नहीं होंगे उस टाइम पे आप बाद में भी उस चीज़ को देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्लासेस रहेंगे। सभी सब्जेक्ट में जितने चैप्टर्स होंगे उसके अनुसार आपको टेस्ट लिया जाएगा। और इन सभी जो क्लासेस होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे वो हिंदी मीडियम में होंगे। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही आपको मिल जाएंगे। और ये बस इसका जो फीस है वो 599 है। इसके लिए आप जो भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिखेगा। और एक नंबर है 9693824319। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और यहाँ से आप मैसेज या कॉल करके और क्लास को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक क्लास की मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको क्लास मिल जाएगी। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ओआरएस में ग्लूकोज मिलाने का वास्तविक वैज्ञानिक कारण क्या है। अगर जो ओआरएस होता है, ओआरएस का पूरा नाम क्या होता है? ओरल, आर से होता है रिहाइड्रेशन, सॉल्यूशन, एस फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी घोल, ऐसी घोल जो कि माउथ के द्वारा ओरली दिया जा रहा है। और री मीन्स होता है दोबारा से पुनः, यानी हाइड्रेशन यानी कि शरीर को पानी देना, मतलब हाइड्रेट करना, जिसमें जल की जो अगर कमी है उसको पूरा करना। यानी कि ऐसा घोल, ऐसा सॉल्यूशन जो ओरली यानी माउथ के द्वारा इंसान को दिया जा रहा है और उससे उसके शरीर में जो पानी की कमी हुई है उसको दोबारा से ठीक करके और शरीर में मतलब एक जितना नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए ब्लड का तो वो मेंटेन रखना, इसके लिए ही ओआरएस दिया जाता है। कैसी कंडीशन में दिया जाता है? जिसे भी डायरिया हो गया है यानी लूज मोशन, दस्त जिसको कहते हैं, उल्टी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में शरीर में पानी की कमी होती है जिसमें ओआरएस देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ओआरएस में ग्लूकोज मिलाने का वास्तविक वैज्ञानिक कारण क्या है। मतलब जो ओआरएस है ये इसमें कई ऐसे मतलब केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये सभी मिलाया जाता है। इसमें हम ग्लूकोज ऐड करते हैं, ग्लूकोज मिलाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ओआरएस के अंदर सोडियम है, ये जो सोडियम होता है, ये सोडियम क्या करता है, ग्लूकोज को मतलब बाइंड करके पकड़ के उसका ट्रांसपोर्ट बढ़ाने लगता है। ठीक है, शरीर में जैसे ताकत अगर कम है, जिसको कमज़ोरी है, तो उसको ग्लूकोज चाहिए, तो इसी ग्लूकोज के को बाइंड करने के लिए, पकड़ने के लिए ये सोडियम ओआरएस के द्वारा दिया जाता है और फिर ये शरीर को ग्लूकोज के साथ मिलकर शक्ति देता है। ठीक है, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट कारण जो है, वैज्ञानिक कारण, वो है कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट बढ़ाने हेतु मिलाया जाता है ओआरएस के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है कि एचआईवी वायरस मानव शरीर में सबसे पहले किस कोशिका को नष्ट करता है। हमारे शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें एचआईवी वायरस जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, नष्ट करेगा, उसको मारेगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि एचआईवी वायरस क्या है। देखिए, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो
डेफिशिएंसी वायरस, V फॉर वायरस, यानी ऐसी वायरस जो इंसान के, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को कम करता है, कमज़ोर करता है। ठीक है, ह्यूमन यानी इंसान, इम्यूनो यानी प्रतिरोधक क्षमता, डेफिशिएंसी यानी कमी, और वायरस। ठीक है, तो ऐसा वायरस जो इंसान के प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, उस तरह का ये वायरस होता है। ये शरीर में सबसे पहले जो है वो जो CD4 टी लिम्फोसाइट होते हैं, इन पे अटैक करता है। क्या करता है? ये एक तरह का WBC का प्रकार है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स का, श्वेत रक्त कोशिकाओं का ये प्रकार है CD4 टी लिम्फोसाइट, जिसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले ये वायरस इन सेल्स पे अटैक करता है और इनकी संख्या काफ़ी कम कर देता है। जो 200 से भी इनकी संख्या अगर कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम एड्स कहते हैं कि इस इंसान को एड्स हुआ है। ठीक है, तो HIV वायरस बहुत खतरनाक होता है, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम करता है। यहाँ करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, CD4 टी लिम्फोसाइट सबसे पहले इसी सेल को HIV वायरस प्रभावित करता है, उसको नष्ट करता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है कि डेंगू में प्लेटलेट कम होने के बावजूद तुरंत प्लेटलेट क्यों नहीं चढ़ाई जाती है? जैसे आप सभी को पता है डेंगू बीमारी के बारे में कि ये जो होता है वो एडिस एजिप्टी जो मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है एडिस एजिप्टी, इस मॉस्किटो के काटने के कारण, इस मच्छर के काटने के कारण डेंगू बीमारी होता है। डेंगू जब किसी इंसान के शरीर में डेंगू का मतलब जो पैथोजन है, पैरासाइट है, वो जाता है तो इससे शरीर में जो प्लेटलेट की संख्या है, प्लेटलेट जो होता है यानी खून को थक्का बनाने का काम करता है, तो इसकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि डेंगू के जो पैरासाइट हैं वो इस प्लेटलेट को तोड़ते हैं। ठीक है, जब प्लेटलेट टूट जाएंगे, एक प्रकार का सेल है खून में जो पाया जाता है, ये जैसे ही टूटेंगे इनकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब शरीर में प्लेटलेट की कमी हो गई है, तब भी हम तुरंत क्यों नहीं प्लेटलेट चढ़ा देते हैं इंसान को? क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि जो शरीर में हाइड्रेशन से प्लेटलेट स्वतः ही सुधरती है। ठीक है, जैसे जैसे इंसान का शरीर में मतलब जो वॉल्यूम है ब्लड का, अगर ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल होने लगेगा तो वो खुद ही क्या हो जाता है, प्लेटलेट की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बहुत सीवियर या क्रिटिकल कंडीशन अगर हो तभी हम प्लेटलेट को चढ़ाते हैं, अदरवाइज हम क्या देखते हैं कि शरीर में एक समय के बाद प्लेटलेट की संख्या खुद ही सुधरने लगती है। जब शरीर में ब्लड का वॉल्यूम यानी हाइड्रेशन बना रहे तो उसके कारण से क्या होगा, प्लेटलेट नॉर्मल हो जाता है। और प्लेटलेट इसलिए ज़रूरी है हमारे शरीर को, ताकि जब शरीर में कहीं भी कट लगे या कहीं ब्लीडिंग हो तो उसको, ब्लड को बहुत एक्सेस ब्लीड होने से, बहने से रोकने के लिए ये क्या करता है, काम करता है रोकने का, थक्का बनने के द्वारा। तो यहाँ भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, हाइड्रेशन से प्लेटलेट स्वतः सुधर जाती है, इसीलिए जब प्लेटलेट की संख्या कम हो डेंगू में तो तुरंत प्लेटलेट नहीं चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है कि विटामिन के देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम विटामिन के क्यों देते हैं? तो विटामिन के जो होता है उसका मेन जो फंक्शन है, मेन काम जो है वो होता है कि ये जैसे प्लेटलेट होता है ना, उसी तरह से विटामिन के क्या करता है कि ये हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन जैसे मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो कि खून को, रक्त को थक्का जमाते हैं, उस तरह के फैक्टर्स को, उस तरह के मतलब कण को जो हमारे शरीर में खून को बहने से रोकते हैं, तो उसको बनाने में
ये हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन के का मेन काम होता है शरीर के क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, ब्लड को बहने से रोक सके, क्लॉट जमा सके, ठीक है, थक्का ब्लड को थक्का जमाने के लिए। तो उसी के लिए विटामिन के दिया जाता है। और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे जो लेबर वार्ड में, लेबर रूम में काम किए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद जैसे ही बच्चे का मतलब जन्म हो जाता है, तो बच्चे को हम 0.5 ml क्या है, IM, उसके वास्ट जो लेटरलिस मसल है थाई का, उसमें हम IM बच्चे को विटामिन के इंजेक्शन देते हैं। इसलिए देते हैं ताकि उसका जो नाभि नाल है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड कट हुआ है, वो उससे ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ये वहीं पर क्लॉट जम जाए, इसीलिए हम विटामिन के का इंजेक्शन दे देते हैं। क्योंकि विटामिन के मतलब उसके शरीर में बच्चा है, तो तुरंत ही इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं रहता है शरीर की खुद से बना सके विटामिन के, तो इसलिए बाहर से दे दिया जाता है। तो मेन इसका यही उद्देश्य है कि शरीर से खून बहने से रोका जाए, क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण करने के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अप चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है HbA1c टेस्ट क्या दर्शाता है। देखिए HbA1c एक्चुअली ये ऐसा ब्लड टेस्ट है जिसमें हम इंसान के शुगर लेवल को टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो शुगर लेवल है, किसको, डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, तो डायबिटीज़ को पता करने के लिए हम HbA1c टेस्ट करते हैं, जिसमें हम उस इंसान के 3 महीना पहले से या 3 महीना पूरे लगातार 3 महीने का औसत शुगर का लेवल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, HbA1c टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 महीने की औसत शुगर के लिए जांच करने के लिए, यानी डायबिटीज़ का कंफर्म टेस्ट करने के लिए HbA1c टेस्ट किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नॉर्मल SpO2, नॉर्मल जो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर की बात की गई है कि हर इंसान के ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 95 से 100% होता है। इतना होने पर भी मरीज सांस क्यों फूल सकता है? ऐसा क्यों है कि अगर किसी इंसान के ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 95 से 100 है, नॉर्मल है, उसके बावजूद भी उसको सांस मतलब फूल रहा है, सांस वो ले नहीं पा रहा है, और या बहुत ज़्यादा उसको ताकत लग रहा है सांस लेने में, तो ऐसी स्थिति तब होती है जब उसे एनीमिया हो। क्या हो? जब एनीमिया हो, क्योंकि एनीमिया में क्या होता है, खून की इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ पकड़ के और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सांस लिए जा रहे हैं और उसको पकड़ के हर सेल तक ले जाने वाला कोई ऐसा हीमोग्लोबिन है ही नहीं, शरीर में कम है, तो इससे क्या होगा कि इंसान को मतलब सांस फूलने लगेगा, क्योंकि उसको पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसी कारण से क्या होगा, शरीर सिग्नल भेजेगा ब्रेन को, और ब्रेन क्या करेगा, और फास्ट रेस्पिरेशन कर देगा। तो यही काम होता है, यही होता है फिनोमेना एक्चुअली। हीमोग्लोबिन का मेन यही काम होता है कि ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बांध कर अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। तो एनीमिया के कंडीशन में सांस फूलने लगेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है कि टीबी में मॉन्टक्स टेस्ट पॉजिटिव होने का अर्थ क्या है। अगर जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं, और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ये सबसे ज़्यादा मतलब
कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, जो एक इंसान से दूसरे में आसानी से फैलता है खांसने छींकने से। तो ये टीबी में हम क्या है मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हाथ पर हम क्या बनाकर देखते हैं कि इसमें हम जो इसका एंटीजन है टीबी का वो इंजेक्ट करते हैं 0.1 ml, और उसमें एक सर्कल में देखते हैं कि वहाँ पर रिएक्शन हुआ या नहीं। सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, और स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट जो मॉन्टेक्स टेस्ट जिसको कह रहे हैं, और अगर वो गोल घेरे मतलब पूरा कवर कर लेता है तो वो हम मान लेते हैं कि उसको मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव है। अब ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि इंसान को पहले टीबी का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। पहले का जो टीबी का इन्फेक्शन हुआ है उस चीज़ को पता करने के लिए हम मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं, उसी में पॉजिटिव आता है, ठीक है। बाकी अगर तुरंत हुआ है टीबी का इन्फेक्शन तो ये मॉन्टेक्स टेस्ट में नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर पहले हुआ है टीबी का टेस्ट, कुछ दिन पहले हुआ है, मतलब टीबी हुआ है इन्फेक्शन, या फिर पहले से मतलब एक्सपोज़र हुआ है, तो इस चीज़ को हम मॉन्टेक्स टेस्ट के द्वारा कंफर्म कर सकते हैं कि इंसान को टीबी है या नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है कि आईएम इंजेक्शन 90 डिग्री पर क्यों दिया जाता है। हम आईएम इंजेक्शन आपने सुना होगा कि जो मसल्स में हम देते हैं इंट्रामस्कुलर, वो सीधे 90 डिग्री पे दिया जाता है, पूरी 90 डिग्री पे दिया जाता है, डीप मसल्स में दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है ताकि जो मतलब मांसपेशियों में सीधा पहुंचने के लिए, ठीक है, क्योंकि मसल्स के अंदर दिया जा रहा है। तो मसल्स कहाँ है, सबसे अंदर लेयर पे हैं। सबसे ऊपर स्किन है, स्किन के ऊपर मतलब सबसे ऊपर इपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर उसके बाद आपका सबक्यूटेनियस, उसके बाद मसल्स। तो मसल्स में पहुंचने के लिए निडिल को बिल्कुल सीधा होना पड़ेगा, तभी वो मसल तक पहुंच पाएगा। इसीलिए हम इसको 90 डिग्री पे इंजेक्शन आईएम दिया जाता है, ताकि जो भी हम मसल इंजेक्शन दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, सीधे मांसपेशियों में पहुंच सके। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कि रेड जोन मरीज की प्राथमिकता सबसे ऊपर क्यों होती है। रेड जोन में मरीज की प्राथमिकता, जैसे आपने डिजास्टर मैनेजमेंट सुना होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोग का एक चैप्टर भी होगा जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें मतलब ऐसे कंडीशन में हम हेल्थ जो प्रोफेशनल होते हैं वो हेल्प करते हैं जब हेल्थ को लेकर डिज़ास्टर हुआ हो, जैसे कि कोई बहुत जगह कहीं पर बाढ़ आया है, तूफान आया है, या फिर कहीं अर्थक्वेक आया है, मतलब तो ये सभी कंडीशन में कहीं आग लगी है, तो इन सारी कंडीशन में बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रभाव पड़ता है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो मतलब केयर होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वो आते हैं सामने, हेल्थ केयर वर्कर, और वो इस डिज़ास्टर के टाइम में पेशेंट्स को केयर देते हैं, ठीक है। जिनमें हम कई कैटेगरी में पेशेंट को डिवाइड करते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है, रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। तो इन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पेशेंट को किस कैटेगरी में हम रखते हैं और उसी के अनुसार इलाज देते हैं। तो रेड जोन वाले को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मतलब सबसे ज़्यादा चांस होता है मृत्यु का, डेंजर स्थिति, सबसे ज़्यादा इमरजेंसी, तुरंत इमरजेंसी कंडीशन होता है रेड वालों का, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी मरीजों में जिनका मृत्यु का खतरा सबसे अधिक है, उन्हें सबसे पहले हम प्राथमिक उपचार देते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10। नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट सबसे पहले क्यों होता है। जैसे नर्सिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहला होता है असेसमेंट, ठीक है।
सबसे पहले होता है कि पेशेंट का हम पूरी तरह असेसमेंट करते हैं, उसके बाद हम उसका फिर डायग्नोस बनाते हैं कि उसको क्या बीमारी है, फिर उसके बाद हम प्लान गोल बनाते हैं कि क्या हमें मतलब करना है अब, और उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम इस पे प्रोसीजर करेंगे, कौन कौन सा इंटरवेंशन करेंगे, कौन कौन सा प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद आता है इंटरवेंशन, यानी कौन सा हम काम करेंगे, एक्शन कर रहे हैं वो हम एक्शन करते हैं और मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। और लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम जो ट्रीटमेंट किए हैं उस चीज़ को चेक करते हैं कि इंसान पे वो कितना असर हुआ है। ठीक है, जैसे हमने कोई किसी को बुखार आया तो बुखार हमने असेसमेंट में चेक करते हैं, फिर हमने डायग्नोस ये किया कि उसको मतलब कोई बीमारी है, कोई जैसे कि टीबी है, तो टीबी का हमने गोल रखा कि अब उसको जो सिम्टम्स हैं टीबी हैं उसको ठीक करना है। प्लानिंग हम यही करेंगे कि उसको हमने दवा देना है, स्टीम देना है, रेस्ट करवाना है, ये सब चीज़ें प्लानिंग कर लिया। इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट उस पर अप्लाई करते हैं, एक्शन को हम अप्लाई करते हैं। तो इंटरवेंशन में हमने ये किया कि उसको डायरेक्ट दवा दिया, हमने उसको केयर किया अच्छे से, उसका मतलब प्रॉपर आइसोलेट करके दूसरे लोग से रखे अगर टीबी वाला पेशेंट है तो। फिर इन सारी चीज़ों का उस पेशेंट पे कितना असर हुआ, कितना प्रभाव हुआ, उस चीज़ को चेक करते हैं हम इवैल्यूएशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर असेसमेंट में हम यही करते हैं कि मतलब एक अच्छा प्लानिंग करने के लिए हम मतलब असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम जो आगे चल के हम इसका प्लानिंग अच्छा से कर सके। ठीक है, जो भी उसको प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो उस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक प्लान की ज़रूरत होती है, उसी के लिए हम इंसान का, पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। करेक्ट आंसर है सही योजना बनाने हेतु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ग्लाइकोस्यूरिया बिना डायबिटीज के कब हो सकती है, यानी कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर इंसान को डायबिटीज नहीं भी है तब भी उसके यूरिन से ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब समझो आप लोग, ग्लाइकोसूरिया का ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है, और यूरिया का मतलब होता है यूरिन, मूत्र। तो अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा आ रही है तो ये नॉर्मली मतलब ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट में देखने को मिलता है सिम्टम। ये सिम्टम किस में देखने को मिलता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में। अगर बिना डायबिटीज़ का भी किसी के यूरिन में शुगर आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, तो इसका ये कब हो सकता है, तो इसका चांस होता है प्रेगनेंसी के टाइम में। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में जो यूरिन है उसमें क्या आ रहा है, उसमें ग्लूकोज आता है, उसमें क्या आता है, ग्लूकोज आता है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है कि विटामिन B12 की कमी में हीमोग्लोबिन कम क्यों हो जाता है। जैसे विटामिन 12 का क्या काम होता है कि उसके वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है। अगर अगर विटामिन B12 शरीर में कम होता है तो हीमोग्लोबिन भी कम क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका जो मेन कारण होता है कि विटामिन B12 का मेन काम होता है एब्जॉर्ब करना। मतलब इसमें इसमें क्या होता है कि आरबीसी को मेच्योर करता है। विटामिन B12 का क्या काम होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, उसको मेच्योर करना, उसको मतलब अपना काम सही से करने के लिए उतना सक्षम बनाना, उसी को मेच्योर कहेंगे। लेकिन होता ये है कि जैसे ही विटामिन B12 की कमी होती है तब वो आरबीसी का भी प्रॉपर मेच्योरेशन नहीं होता है, प्रॉपर वो मेच्योर नहीं होगा। और आरबीसी जब मतलब मेच्योर नहीं होता है तो इसके कारण क्या हो जाता है, इसी में हीमोग्लोबिन भी रहता है।
आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होता है। जैसे ये देख रहे हो आप, डॉट डॉट मैं बना रही हूँ, ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में। ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है। तो अगर आरबीसी मैच्योर नहीं हो रहा है तो वो हीमोग्लोबिन को भी मतलब प्रॉपर मतलब काम नहीं करने देगा, है ना। तो यही कारण होता है कि जब ये तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब विटामिन B12 कम हुआ तो आरबीसी मैच्योर नहीं हुआ, जब आरबीसी मैच्योर नहीं हुआ तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होने लगती है, हीमोग्लोबिन भी पूरी तरह से नहीं बन पाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13। डेंगू और मलेरिया में मुख्य लैब डिफरेंस क्या है। डेंगू और मलेरिया जो दो ऐसी बीमारियां जो मच्छरों के काटने के वजह से होता है, ठीक है, मलेरिया और डेंगू दोनों ही। तो ये दोनों का जब अगर जैसे दो पेशेंट आया, एक को डेंगू हुआ है एक को मलेरिया हुआ है, उनका अगर ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा लैब में तो हमें क्या डिफरेंस मिलेगा, क्या अलग मिलेगा वो दोनों में, कि हम लोग को उन दोनों का जो प्लेटलेट रहेगा, प्लेटलेट की संख्या अलग दिखेगी। डेंगू में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, मलेरिया में इसमें नहीं घटती। तो ये जो प्लेटलेट है मेन, यही सेल में डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होंगे आप सभी। और जैसा कि आप देख रहे हो सभी का आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, 2026 में वैकेंसी आ रही है, तो परमानेंट एएनएम की वैकेंसी आ रही है। और जिन्हें भी अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से करना है तो वो चंदन सर के द्वारा जो नई बैच लाई गई है, नया एएनएम का कोर्स आया है, तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप नंबर आपके स्क्रीन पे भी होगा और यहाँ पर भी देख लो, 9693824319, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको नई बैच में ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे जिसमें आपको थ्योरी के क्लासेस मिलेंगे जो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव, सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्लासेस दिए जाएंगे और जितने चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे हर चैप्टर का टेस्ट होगा। तो ये एक कंप्लीट पूरा पैकेज है जिसमें आपको थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट तीनों मिल रहा है। और जो टेस्ट हो रहा है ये एक मतलब मॉक टेस्ट भी, और ये आपको फ्री है, बिल्कुल टेस्ट आपको क्या है, फ्री है। लेकिन थ्योरी और क्लासेस के अकॉर्डिंग होगा, आपको पूरा एक पैकेज मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस में। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और यहाँ से आप क्लास को परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको पूरा एएनएम का अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा। चलिए तो आज की क्लास को और स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। सीपीआर में सबसे पहले हम चेस्ट कंप्रेशन क्यों देते हैं। सीपीआर का पूरा नाम होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। आर का मतलब रिसक्सिटेशन। देखिए, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, हृदय, पल्मोनरी यानी कि लंग्स, ठीक है, और रिसक्सिटेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। तो इसमें है कि जब किसी इंसान में जो इंसान का पल्स रेट होता है बिल्कुल कम हो जाता है, चक्कर आने लगता है, बेहोश हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम सीपीआर करते हैं। क्या करते हैं, सीपीआर करते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा चेस्ट के ऊपर, सीपीआर में हम क्या करते हैं कि चेस्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। चेस्ट के ऊपर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं और माउथ से हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ब्रीदिंग देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग देते हैं
और चेस्ट को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, जिसको हम चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग कहेंगे। अब हम ये जानना, यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि चेस्ट के दबाने से जो चेस्ट के नीचे, चेस्ट ऐसे रिब्स हो गया है ना, एक इंसान का ये क्या हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है, रिब्स हो गया, तो ऊपर से रिब्स हो गया। अब इसके अंदर क्या है, हृदय है, रिब्स के अंदर क्या है, हृदय है। जब ऊपर से दबाव जाएगा तो ये हृदय को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, हृदय को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इससे हृदय जो है पूरी शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने में फिर से एक्टिव हो जाएगा करने के लिए। तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, बनाए रखने के लिए हम हृदय पे क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्रेस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो इसमें 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देते हैं, 2 ब्रीथ देते हैं, ठीक है। हर 30-30 चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट पे दबाव डालने के बाद फिर 2 बार हम माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देते हैं। ये सीपीआर में फॉलो किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है, ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में है कि पीएचसी 50,000 पॉपुलेशन के लिए क्यों निर्धारित है। हम 50,000 पॉपुलेशन पे अगर हम एक पीएचसी बनाएंगे तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 50,000 के पॉपुलेशन पे पीएचसी बनाना क्यों हम कर रहे हैं। ऐसे तो होता है 20,000 से 30,000, है ना, 20,000 से 30,000 नॉर्मल जो पॉपुलेशन है पीएचसी का, ये इतना होता है। लेकिन अगर हम 50,000 पॉपुलेशन पे निर्धारित करें तो ऐसा इसलिए कर सकते हैं ताकि जो सर्विस कवरेज है वो अच्छा हो सके, उसकी एफिशिएंसी के लिए जो हम स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करें लोगों तक, वो हर लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, 50,000 लोगों तक। उसके लिए हम पीएचसी को 50,000 पॉपुलेशन पे निर्धारित कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमेशा सोचिएगा कि देखिए जो भी अगर फील्ड में काम हो रहा है तो वो ज़्यादातर लोगों के हेल्थ को लेकर, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुविधा के लिए की जाती है। तो आप ऑप्शन में भी देखना, ऐसे ही ऑप्शन को सही करना जो, अगर जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन पूछ रहा है तो यहाँ डॉक्टर की संख्या, एएनएम की उपलब्धता या बजट लिमिटेशन, ये सब तो मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन जो सर्विस कवरेज है यानी जो सुविधाएं दी जा रही है वो हर लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, ये सबसे बड़ा मतलब उद्देश्य होता है कोई भी काम का, ठीक है, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो इसीलिए यहाँ भी यही जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 में है कि टीबी में सबसे पहले फेफड़ा क्यों प्रभावित होता है। टीबी में सबसे पहले हमारा फेफड़ा ही क्यों प्रभावित होता है। जो हमारा लंग्स है, टीबी आप लोग को जैसा कि पता है ये एक कंटामिनेटेड, एक ये कम्युनिकेबल, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक इंसान से दूसरे में खांसने छींकने से आसानी से फैलता है। ये हमारे फेफड़े को इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि जो हमारा फेफड़ा है वो, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। ऑक्सीजन का हम आदान प्रदान जो है वो फेफड़े के द्वारा करते हैं। तो जैसे ही कोई इंसान छींकता या खांसता है और उसमें पहले से इन्फेक्शन है, तो जैसे ही ये छींकता खांसता है, तो जैसे कुछ सामने वाला इंसान सांस ले रहा है तो ये हवा, वायु के थ्रू, ऑक्सीजन के द्वारा फेफड़े के अंदर ही सबसे पहले जाता है। कैसे जाता है, हवा के द्वारा फेफड़े के अंदर ही सबसे पहले जाता है। यही कारण है कि फेफड़ा सबसे पहले प्रभावित होता है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन या फिर हम ऑक्सीजन या सांस लेने की प्रक्रिया के माध्यम से कह सकते हैं कि फेफड़ा सबसे पहले प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17। एनीमिया में सांस फूलना
क्यों होता है एनीमिया में? ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण सांस फूलने लगता है? सबसे पहले समझो कि एनीमिया क्या है। तो एनीमिया जो है वो जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 ग्राम पर डेसीलीटर इतना से कम हो जाता है महिलाओं के अंदर, अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति में 7 ग्राम से अगर कम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को एनीमिया है, हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन का मेन जो काम होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ के एक स्थान से, जैसे फेफड़े से पकड़कर और शरीर के अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाना, सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा ही कम होगी तो कितना ऑक्सीजन हमारे हर सेल तक जाएगा, कितना कोशिकाओं तक जाएगा? तो ऐसी स्थिति में फिर ब्रेन को क्या सिग्नल जाएगा? कोशिकाएं जो होती है जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन तो ज़रूरी है उनको ऊर्जा बनाने के लिए, जब वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो हमारे दिमाग को, ब्रेन को क्या करेगा? सिग्नल देगा। ब्रेन को क्या करेगा? सेल्स सिग्नल देगा कि भाई देखो ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, हम लोग को अब खाना बनाना है, जो एटीपी ऊर्जा बनाना है वो अब हम कैसे बनाएंगे जब ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है? ऐसी स्थिति में हमारा ब्रेन वापस से कमांड भेजता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को, कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लो और सभी सेल तक पहुंचाओ। लेकिन बात तो यहाँ ऑक्सीजन की है ही नहीं, पहले से भी ऑक्सीजन सही से आ रहा था, लेकिन इसको सही जगह तक पहुंचाने का जो काम है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का, उसी की संख्या कम है, जिसके कारण से शरीर में हर कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये इसी कारण से जब श्वसन तंत्र पे बहुत ज़्यादा कमांड आता है ब्रेन से कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लो, तो इंसान तेज़ी से सांस लेने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सांस का फूलना। यही कारण होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। कैरिंग मतलब कि ढोना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ये कैपेसिटी किस में होता है? हीमोग्लोबिन में। तो जब हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी, उसी के कारण से सांस फूलने लगता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है कि एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में क्यों काम नहीं करती है? मतलब हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटी का मतलब जो उल्टा हो, मतलब जैसे बायोटिक है तो बायोटिक का मतलब है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आए या उसको सप्रेस करने के लिए, उसके मल्टीप्लिकेशन को कम करने के लिए। तो एंटी यानी कि ऐसी दवा, ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोके या ख़त्म करे, उसे हम एंटीबायोटिक कहेंगे। अब ये जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, हम वायरस के इन्फेक्शन में क्यों नहीं देते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में ही क्यों देते हैं? क्योंकि जो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स होते हैं वो वायरस का जो बाहर से भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, वो उसमें नहीं होने के कारण वायरस पे एक्ट नहीं करता है, वायरस पे काम नहीं करता है, उसको ख़त्म नहीं करेगा। क्योंकि मेन जो एंटीबायोटिक का काम होता है वो बैक्टीरिया के बाहरी लेयर पे काम करना होता है, उसको ख़त्म करना, तोड़ना रहता है। वायरस में बाहर सेल वॉल नहीं होता है, इसी कारण से ये वायरस को ख़त्म नहीं कर पाता है। तो यही कारण हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19। विटामिन ए की कमी या डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं, सबसे पहला कौन सा मतलब जो पार्ट है आँख का वो प्रभावित होता है? तो जब विटामिन ए की कमी होती है तो आँख के जो रेटिना भाग होता है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, ये जैसे रेटिना भाग हो गया, जैसे इसमें 3 भाग से है ना, आगे का ये ऊपर स्क्लेरा हो गया, ठीक है, फिर ये जैसे हो गया कॉर्निया, ठीक है, और अंदर में जो सबसे अंदर लेयर होता है वो होता है रेटिना। तो रेटिना जो होता है
इस पे सबसे पहले विटामिन ए की कमी के कारण प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से रतौंधी होता है, इंसान को फिर दिखाई नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेटिना। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ब्लड में पीएच 7.4 बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? जो ब्लड का पीएच होता है, यानी कि हर चीज़ का पीएच होता है, ठीक है, एक मानक मात्रक है कि कोई भी चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है, उस चीज़ को मापने के लिए पीएच हम यूज़ करते हैं। ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है, ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। तो इसे इसे मतलब ब्लड क्या होता है, मतलब अबाउट लगभग न्यूट्रल रहता है, ना अम्लीय ना क्षारीय। तो ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कोई भी एंजाइम जो है, कोई भी जो एंजाइम है, केमिकल है, वो अपना आराम से काम कर सके, जो रिएक्शंस हैं वो आराम से हो सके। इसीलिए ब्लड का पीएच नॉर्मल और न्यूट्रल रखा जाता है, ना तो अम्लीय है और ना ज़्यादा क्षारीय है, नॉर्मल है, ठीक है, न्यूट्रल है। तो एंजाइम का अच्छे से काम हो, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम हमारे शरीर में सिक्रीट होते रहते हैं, जिनका मतलब बहुत सारा अलग अलग अंगों पे काम होता है, अपना अपना काम होता है। उस चीज़ को बनाए रखने के लिए ही ब्लड पीएच 7.4 बनाए रखना ज़रूरी है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभी तक 20 क्वेश्चंस किए। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आया होगा। और जिन्हें भी अपना कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में कर सकते हो और हमारी टीम के द्वारा आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके अलावा जिन्हें भी एएनएम जो परमानेंट वैकेंसी आ रही है 2026 में, ठीक है, तो इस वैकेंसी की तैयारी जिन्हें भी करना है, परमानेंट वैकेंसी है, और जिन्हें भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना है ताकि ये मिस नहीं हो, आप लोग का जॉब हो जाए, उसके लिए आप चंदन सर ने न्यू बैच लॉन्च किया है, नया कोर्स लाया है एएनएम के लिए। जिन्हें भी अपनी तैयारी करना है, 2 जनवरी 2026 से क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप लोग को थ्योरी क्लासेस, जिसमें आप सभी को एएनएम का जो थ्योरी है, जितना भी सब्जेक्ट है उसका थ्योरी मिल जाएगा, उसकी क्लासेस, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, जितने सब्जेक्ट हैं, जितने चैप्टर्स हैं, सभी के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, और हर चैप्टर का फ्री में आपको टेस्ट लिया जाएगा। और टेस्ट के बाद फिर आपका एक साथ सभी चैप्टर का टेस्ट लेने के बाद फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं सर। और जिन्हें भी अपनी तैयारी और मजबूत करना है, वो क्लास को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, बहुत कम प्राइस है क्लास का, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9693824319। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और यहाँ से आप क्लास को परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस क्लास, टेक केयर।